तो स्कूलिंग भी नागपुर से ही मेरी हुआ है? स्कूलिंग नागपुर से हुई है। ओके, तो हाउ इज द एक्सपीरियंस कि नागपुर से निकल के अभी मुंबई? हाँ, उनको हंसना था शॉर्ट्स में, ओके। एंड जब वो कैमरे पे जब वो देख रहे थे वो एकदम ब्लैंक थे, एकदम ब्लैंक। एंड जो पॉजिटिव जो किरदार करते तो वो रियल लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो गए, तो ये टोटली इसमें डिफरेंस है। मैंने बहुत बार सुना है ये चीज कि बहुत पॉडकास्ट में भी मैंने सुना कि जो नेगेटिव रोल में आते हैं ना, दे आर एक्चुअली गुड ह्यूमन बीइंग। अचानक से क्या क्या हुआ, यानी आई वाज इन शॉक कि अभी क्या होगा। जो अरमान सजाए थे, एक तो पापा को ये चीजों का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि नागपुर में टैलेंट्स की सीरियसली कमी नहीं है। आज इतने सारे लोग हैं नागपुर के जो बॉम्बे में काम करते हैं। वेलकम बैक टू अल्फा टॉक, जहां हम अनकवर करने वाले हैं बिहाइंड द ग्लैम इंडस्ट्री। हाय, आई एम रुचि। आज हम डाइव करने वाले हैं फैबुलस फियर्स एंड फियरलेस वर्ल्ड ऑफ मेकअप इंडस्ट्री विथ होम, जो सिर्फ फेस को पेंट नहीं करते बट रीडिफाइन करते हैं ब्यूटी को। आर guest is a powerhouse of makeup industry who is responsible for beautiful red carpets, setting trends and unapologetic artistry to life. He is a go-to glam guru for all of your favorite celebrities. We are talking big moments behind the scene tea and yes, उनके साथ हम कुछ advice भी लेंगे for makeup. So let's get started with your gloss and brushes with none other than Ashish Ram. So what inspired you to become a makeup artist? What inspire? Actually एक चीज थी जो लाइफ में चली थी, जो मैं बेसिकली मैं मेरा स्टार्ट से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मेरी स्टोरी रही है पहले से। Okay. सो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मुझे तब से ही ऐसा था कि मैं कुछ करूं, यानी बहुत एक अलग सा ही अट्रैक्शन था फिल्म इंडस्ट्री को लेके, ग्लैमर इंडस्ट्री को लेके, कि मुझे इसमें काम करना है, शूटिंग्स कैसे होते हैं। जब उस टाइम पे जब हम लोग गाने देखते थे कि जो लोग है ना खेत नहीं, क्या बोलते हैं उसे, जो गार्डन्स होते हैं, गार्डन्स में फूल लगा के कर रहे, तो लोग कैसे शूटिंग करते होंगे, इतना क्राउड कैसा इकट्ठा करते होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लाइफ में थे उस टाइम पे। सो मुझे लगा कि मेरी जर्नी मुझे वहां से स्टार्ट करनी चाहिए, तो मुझे ना एक वे नहीं मिल रहा था लाइफ में स्टार्ट करने का। सो मैंने व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, सो मैंने मेरा फर्स्ट ड्रामा जो था, तो मुझे ड्रामा का ना एक अट्रैक्शन हुआ था कि नहीं यार मुझे करना चाहिए, मैं इसी के लिए बना हूँ। तो दिल से वो एक इच्छा मेरी उस टाइम पे जागृत हुई थी। सो मैंने ड्रामा में किया कि मुझे जाना है, लेकिन उसमें भी स्कूल में भी वो वे नहीं मिल रहा था कि मैं वो पूरे टीम के साथ कैसे मिलूं। सो एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था उस टाइम पे, भूषण अभंगे करके, तो वो ड्रामा में काम कर रहा था। तो भूषण, आप अगर सुन रहे होंगे तो प्लीज लाइक अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। या एंड मैं ऑलवेज भूषण अभंगे का नाम लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां से मैंने मेरी लाइफ की स्टार्टिंग की है, तो भूषण अभंगे ही था वो। तो वो मुझे फिर वो ड्रामा टीम में लेके गया, उसने इंट्रोड्यूस करा के दिया सबके साथ। एंड जब मैं धीरे धीरे ड्रामा में जब मैं आगे बढ़ने लगा, तो बहुत बहुत फन लगता था वो चीज़ें, बहुत एक अलग सीखने के लिए मिलता था सेट का बोलो, क्योंकि बेसिकली ड्रामा थिएटर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि मेकअप आपको करना है, एक्टिंग का भी देखना है, स्क्रिप्ट लर्न करनी है, भले ही आप बैक स्टेज काम करो या फ्रंट में काम करो, बट स्क्रिप्ट आपको पूरी रीड करनी होती है उसमें। सो ऐसा था कि धीरे धीरे चलते मैं 10th क्रॉस किया, 11th में आया। जब मैं 11th में आया तो मुझे एक ना इच्छा और जागृत हुई कि नहीं, अब मुझे फिल्म्स में काम करना चाहिए। तो नागपुर एक ऐसा एक छोटा सा सिटी माना जाता है नागपुर को, तो इसमें ज्यादा अगर आपको ये फील्ड में आगे बढ़ना है तो यहाँ पे ज्यादा स्कोप है ही नहीं। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं लिटरली बोलूंगा कि नागपुर में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ना भटकाएंगे एक राह से कि नहीं कुछ नहीं होता है, हम लोग ही अच्छे हैं, हम लोग ही वो काम कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं वो चीजें मैंने नोटिस की थी नागपुर में, बट इसलिए था कि मुझे स्टार्टअप करना है। सो उस टाइम में मुझे अभी भी याद है, मैं फर्स्ट टाइम मिला था सॉरी, मेरी जो रियल सिस्टर है अश्विनी, उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, जिसने भी, उन दोनों ने भी शादी भी कर ली, तो उनको ऑफिशियली नेम भी ले सकते हैं। तो उसके रेफरेंस से मैं मिला, तो उसके साथ महानाट्य मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं अभिनव दादा के साथ मिला।
तो अभिनव दादा के साथ मैंने मेरे लाइफ का फर्स्ट शॉर्ट फिल्म किया था द फ्लैट करके। तो वहां से कहीं ना कहीं जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए, काफी एक्टिंग में भी काफी अच्छा काम मिला, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया मैंने। ड्रामास काफी किए, लीड में किए, सेकंड लीड्स में किए, बट वो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो अधूरा था वो सब चीज़ों में। लग रहा था कि नहीं यार, और आगे बढ़ना है और कुछ तो नया करना है, जिससे मुझे जो चाहिए था। मैंने हमेशा खुद को जब मैं देखता हूँ मिरर में, तो मैंने एक ही चीज़ ये किया है कि मैं कभी कुछ गलत काम नहीं करूँगा, क्योंकि जब मुझे इन फ्यूचर, अभी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना सक्सेस मिला है जो मुझे चाहिए लाइफ में, बट जब भी मैं, आज भी मैं लिटरली मैं यही बोलता हूँ कि जब भी मैं मिरर पे देखूँ तो मैं गर्व से खुद को ऐसे देख पाऊँ टाइट होके कि नहीं, मैं आज अगर यहाँ तक आया हूँ तो खुद के अच्छे काम करके, या मैंने कुछ बुरा कुछ किया नहीं है, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने मेरे लाइफ में। तो मुझे पता है एक पॉजिटिव वर्क ही चाहिए लाइफ में। एंड भगवान ने दिया भी कहीं ना कहीं। पापा की भी चीजें थी, वो मेरे लिए काफी प्रे वगैरह करते थे। वो इज फ्रॉम RSS, लाइक वो बिलोंग करते, तो आना जाना उनका है, तो वो भी हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं कि वो भगवान झंडे की तरफ देख के डेली प्रे करना। उनके जो खप्ती महाराज है उनके साथ भी प्रे करना कि इसको मिल जाए मिल जाए। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, नो डाउट। बट एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि नागपुर में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, बिल्कुल, बट मैं इन फ्यूचर यही चाहूँगा कि नागपुर में स्कोप आए, क्योंकि नागपुर में टैलेंट्स की सीरियसली कमी नहीं है। आज इतने सारे लोग हैं नागपुर के जो बॉम्बे में काम करते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन पता है क्या होता है कि वो पहचान नहीं बताते कि वो नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीजें हर्ट होती कि इतना नागपुर डैमेज है, या इतने बदमाश लोग यहाँ पे भरे कि खुद के सिटी का नाम नहीं ले रहे हो। तो मुझे ये चीज कहीं ना कहीं बुरी लगती है। ओके, तो सो यू आर फ्रॉम नागपुर? या, तो स्कूलिंग भी नागपुर से हुआ है? मेरी स्कूलिंग नागपुर से हुई है। ओके, तो हाउ इज द एक्सपीरियंस कि नागपुर से निकल के अभी मुंबई? हाँ, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। वेरी लॉन्ग जर्नी। कैसा रहा? जर्नी ऐसा रहा कि जैसे ड्रामाज मेरे खत्म हुए तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं आया कि मुझे अभी ना मुंबई जाना चाहिए। बट मुंबई जाने के लिए मुझे कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा था। मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। उसी टाइम में मुझे ना एक फिल्म मिली जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वरना वो थोड़ा इशू हो सकता है उस चीज़ों का। उस टाइम पे मैं बाबा हम बिंदास्त है एक टाइटल था उसका, हम लोग वो मूवी करने जा रहे थे, उसका गोंदिया में सब कुछ चीज़ें हुई। यू कांट बिलीव, उस टाइम पे मुझे प्रोडक्शन ने लीड के लिए ऑफर किया। मैं यहाँ से लिटरली गोंदिया में ट्रैवल करता था, आना जाना करता था। उन लोगों ने मुझे मैनेजर से लेके मेकअप आर्टिस्ट से लेके मुझे सब पर्सनालिटी हायर की थी। हम लोग गए, शूटिंग स्टार्ट किया, पूरे लगेज बैग उठा के लेके गए हम लोग वहाँ पे। एंड जब शूटिंग स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि हाँ, सो जब मैं बॉम्बे, जब मेरे माइंड में आया था कि मुझे जाना चाहिए, तो उसके पहले एक इंसिडेंट हुआ था जो कि मुझे पता नहीं था कि मेरे लाइफ में वो इतना बड़ा चेंज आने वाला है। सो हम लोग मैं एक प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा था, तो उसका गोंदिया से था सब कुछ रिलेटेड। तो उन्होंने बोला कि आप लीड के लिए ट्राई करो, क्योंकि लीड हमें मिल नहीं रहा है। तो लीड का मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे जाके। एंड लीड का ऑडिशन देते देते काफ़ी ऑडिशंस हुए, बहुत आना जाना। मैं कभी जनरल डब्बे में नहीं बैठा था, और गोंदिया अगर आप बस से ट्रैवल करते हो सो बहुत लंबा जर्नी होता है। तो इसलिए हम लोग उस टाइम पे ट्रेन से जाते थे। और ट्रेन से वहां से, तो मेरे पास और एक फनी इंसिडेंट है वहां का, आप लिटरली हंस हंस के पागल हो जाओगे, मैं उस पर भी आता हूँ। सो क्या हुआ, हम लोग शूटिंग के लिए गए, उसका मुहूर्त हुआ, नो डाउट वहाँ पे मीडिया आई, सब कुछ आया, सबने इंटरव्यू लिया। और वो चीज़ जो था मेरे लिए सब कुछ है ऐसा था कि बस ये लिफ्ट है भैया, इससे अभी अपना करियर ऐसे जाने वाला है ये फिल्म करने के बाद। क्योंकि पोस्टर जब लॉन्च हुए, फोटोशूट्स हुआ, सब कुछ हुआ। एंड सडनली व्हाट हैपन, जब हम लोग शूटिंग के लिए गए तो वो बोले कि सॉरी हम लोग शूटिंग रोक रहे हैं, प्रोड्यूसर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सो मैंने बोला अचानक से क्या हुआ, यानी आई वाज इन शॉक कि अभी क्या होगा। जो अरमान सजाए थे, एक तो पापा को ये चीज़ों का कुछ भी नहीं पता, और पापा के ऊपर यू आर एन आउटसाइडर, दैट मींस या आई एम टोटली आउटसाइडर। प्रोड्यूसर ने बोला कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। तो आई सेड ओके। सो फिर जो हमारे बैग जो मैं लेके गया था वहाँ से, तो बोले आप बैग यहीं पे रखो, आप जाओ और एक हफ्ते के बाद हम फिर से शूट स्टार्ट करेंगे। ओके। तो फिर हम लोग नागपुर आ गए। मेरी सिस्टर भी थी उसमें, मेरी सिस्टर आइटम सॉन्ग करने वाली थी वो मूवी में। तो हम लोग नागपुर आए, एंड नागपुर आने के बाद एक हफ्ते के बाद सीरियसली कॉल आता है पुलिस स्टेशन से, या कि सीरियसली यू कांट बिलीव दिस थिंग, कि एक हफ्ते के बाद मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि अब वो पर्सन का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, कि आपने इसको देखा है क्या। बोला क्या हुआ, बोले नहीं, बोले यहाँ से वो 1 करोड़ लेके भाग गया। Oh my God. I was in shock। मुझे ऐसा लगा कि एक मैं
पहाड़ पे एक चढ़ा था, किसी ने जोरदार मुझे लाफा बजाया, मैं सीधा जमीन पे ही आ गया। क्योंकि वो जो चीजें थी एक्टिंग को लेके, जो मैंने करियर जो मैंने सोचा था कि इससे मुझे आगे मिलने में थोड़ा, यानी क्या बोलते हैं उसे, आगे बढ़ने में मुझे एक चांस मिलेगा, यहाँ से मेरा एक अच्छा जर्नी स्टार्ट होगा। मैंने बहुत सारा सोचा था, पापा मेरे को बता के रखा था, फैमिलीज में सबको पता चला था, क्योंकि जब पोस्टर वोस्टर जब उन्होंने लॉन्च किए थे तो लिटरली वो वैसी चीजें हुई। तो उसके बाद मैं 2 महीना डिप्रेशन में रहा हूँ। आई वेंट टू साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पापा ने उस टाइम में मुझे बहुत संभाला। तो उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मुझे फील्ड चेंज करना चाहिए। और बेसिकली आई एम बार्बर। सो हमारे ऑलरेडी सैलॉन्स नागपुर में है, तो आप जा सकते हो गाइस सैलॉन में। सो एक था कि प्रोफेशनली मुझे भी मेरे फील्ड का ही स्टार्ट करना चाहिए, जिससे पापा भी खुश रहेंगे, क्योंकि पापा का पहले से ही था कि ये बहुत अच्छा एक हेयर स्टाइलिस्ट बने। पापा का पहले से ही था कि हमारे बिजनेस को आगे लेके जाए, बट वो मेरे माइंड में कभी था ही नहीं, बिकॉज आई वॉज इन टू दी एक्टिंग नो। सो था कि एक्टिंग को लेके जाओ। सो फिर मैंने एक जर्नी वहां से स्टार्ट किया, लेकिन वो ऐसा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या बॉम्बे जाके, मैं कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाऊँ। तो उस टाइम पे पापा बोले कि तू अभी मत जा, तू यही से ही कर। तो वो भी चीज नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी आई वॉज डिप्रेस। तो डिप्रेशन में ऐसा होता है कि रो रहा हूँ अकेला, समझ में आता है लोग क्या बोलते हैं ना, नहीं समझ में आता है एक्चुअली कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैं एकदम रोता था रूम में बंद होके, अजीब, किसी के साथ बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आशीष यही चांस है जो भी करना है। सो ये डिसाइड करने के बाद मैंने किया मेरा बैकपैक और मैं मुंबई भाग गया। तो भागने के बाद कुछ समझा नहीं, 2-3 दिन फ्रेंड के यहाँ पे रहा। एक मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, जो कि मेरी कजन सिस्टर भी लगती, काजल तिवारी। तो उसके यहाँ पे रहा 2-3 दिन रहने का, थोड़ा मुंबई समझा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, स्ट्रगल लगेगा, फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, सब कुछ चीज़ें चाहिए। तो फाइनेंशियली बैकअप लाए कहाँ से? तो उसके लिए फिर से मैं नागपुर आया, फिर पापा को समझाई सब चीज़ें, पापा ऐसा है, मैं वहाँ पे जाके क्लास करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उसके बाद मैं घर आया, फिर पापा ने मुझे अच्छे से ने भेजा मुंबई। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किया था। जाने के बाद मैं नाला सुपारा पहली बार गया था रहने के लिए, क्योंकि ऑप्शन था नहीं मेरे पास। तो नाला सुपारा में फ्रेंड के यहाँ पे रहा, तो बोले कि सॉरी मैं रख नहीं सकता, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पीजीज है। तो फिर वहां से मैं लिटरली बैग उठा के मैं वर्सोवा आया हूँ। एक नागपुर का ही एक दोस्त था मेरा, तो मैं उसके घर में लिटरली बैग रखा था। हम लोग रात भर बीच पे घूमते थे और दिन में मैं उसके घर पे सोने जाता था, क्योंकि उसका घर इतना छोटा था। यू कैन लिटरली बिलीव दिस थिंग। मुझे आज भी पता है, बहुत अजीब लगता है वो सब चीजें सोच के। जब मैं मेरे करियर में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है सीरियसली मैंने ये सब चीजें मेरे लाइफ में सही है। तो 3 दिन तक मैंने ऐसा किया। फिर उसके बाद मैंने पापा से जो मुझे पैसे मिले थे, उसके बाद मैंने घर लिया अंधेरी में, एंड मैंने मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट की। तो ऐसा था कि करूँ तो करूँ क्या, कोई जानता नहीं है मुंबई में। सो व्हाट इज योर बिगेस्ट ब्रेक? माय बिगेस्ट ब्रेक इज लाइक बादशाह दादा। ओके। बादशाह दादा इज एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि जब मेरे जर्नी में कोई साथ नहीं था, तो उन्होंने मुझे हायर किया उस टाइम पे। वो भी मुझे कांटेक्ट मिलते मिलते उनका जब कांटेक्ट मिला, जब उनका रेफरेंस मिला मुझे, ऑलरेडी उन्होंने 40 साल इंडस्ट्री में काम किया है। रेखा के साथ, हेमा मालिनी के साथ, उन्होंने सबके साथ काम किया है। तो उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा, तो सीरियसली उसके बाद आज तक मैंने लाइफ में दोबारा मुड़ के पीछे कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एंड उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई थी। मेरा तो पहले ऐसा मोटो था कि मुझे क्लास करना चाहिए, मुझे कुछ आता नहीं है मेकअप में, कुछ नहीं है, क्योंकि एक्टिंग के बाद डायरेक्टली मेकअप में आना बहुत बहुत अनदर थिंग है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप अगर एक्टर हो तो आप बैठे हो, मेकअप दादा मेकअप करके जा रहे हैं, हेयर वाला हेयर करके जा रहा है, और वो जा रहे हैं, आप डायरेक्टली एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप एज एन एक्टर की चेयर से जब उठ के जब आप बैक टीम में जाते हो ना, नहीं सहन होता है बिल्कुल भी। आपका दिल राजी नहीं होता है कि ये क्या हुआ। बिहाइंड द कैमरा जाना, बिहाइंड द कैमरा जाना, ये बहुत यानी जमीन आसमान का फर्क है। True. क्योंकि जो एक्टर्स को जो रिस्पेक्ट मिलती है, ऑब्वियसली नो डाउट क्रू में बहुत रिस्पेक्ट है, सब कुछ चीज है, बट जो एक्टर्स को जो पैम्पर किया जाता है, जिस हिसाब से उनको फूलों के पंखुड़ियों की तरह जैसे संभाल के रखा जाता है, वैसा क्रू को इतना नहीं रखा जाता है। बट आज भी अगर वो कोई भी अगर एक्टर है, अगर लाइफ में अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है क्रू मेंबर्स के थ्रू ही होता है ये सब चीजें। तो वही वो मेरा एक था कि वहां से वहां की जर्नी बहुत हार्ड रही है। तो हम लोग फर्स्ट मेरा शूट जो मेरा मुझे ब्रेक मिला था मेकअप में, जो प्रोफेशनल जो मेकअप में जब मैं घुसा था, यू कांट बिलीव दिस थिंग, आई वाज इन वाराणसी। मैं एक ना मूवी के शूट के लिए गया था,
एंड मुझे मेकअप का कुछ भी ज्यादा नहीं आता था, बस ये आइडिया था कि मेकअप दादा क्या मेकअप करते हैं। तो उसके थ्रू ही मैं गया। तो मुझे दादा ने क्या किया ना, एक लीड थी वहां की, लीड के रूम में मुझे धकेल दिया उन्होंने बैग लेके। ओके। एंड मैं थर थर कांपने लग गया। मैं क्या करूं, मुझे मेकअप नहीं आता। मुझे एक्चुअली एक बेसिकली एक टेक्निक होता है मेकअप, तो जो इट्स एन आर्ट। या एंड वो स्टेप बाय स्टेप ही जाता है। आप डायरेक्टली अगर आप बोलोगे कि मेरा मेकअप कर दो और मैंने डायरेक्टली मस्कारा लगा दिया बाद में मैं बेस कर रहा हूँ, ये चीजें नहीं होती है। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। और उस टाइम पे यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे पैनकेक्स वगैरह यूज करते थे। अगर देखा जाए तो नागपुर का जो इंडस्ट्री है, पैनकेक बोलो या फिर अभी तो बहुत चेंजेस आया है, जैसे क्रैलोन वालोन यूज वगैरह कर रहे हैं, बट उस टाइम पे जब मैं था तो ओलिविया का जो पैनकेक्स वगैरह जो आते हैं वो ब्रांड्स यहाँ पे यूज करते, तो इतना भी ज्यादा डीप में नॉलेज नहीं था। सो मैंने दादा को बोला, मैं रोया वो हीरोइन के पास जाके, बोला मुझे नहीं आता है काम करना। एंड मैं सीरियसली मैं क्या करूं, मैं जाके अगर कुछ भी करूंगा, उसने अगर मुझे डांट दिया तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता उस पर। सो मैंने फिर दादा को आवाज दिया, दादा आए और उन्होंने मुझे एक ही चीज समझाई, डॉक्टर भी 4-5 लोगों को मार के बनता है। और तू तो लिटरली उन्होंने ये शब्दों में मुझे समझाया है। okay. तो डॉक्टर भी 4-5 लोगों को मार के बनता है बोले, और तू तो इंसान है, हो जाएगा ना मेकअप, फिर अब गाली खा चलेगा, कब सीखेगा। तो उन्होंने मुझे वहां से हाथ पकड़ के सिखाया है। उसके बाद मैंने उनके साथ इतना काम किया। मैं ब्रश धोता था, असिस्टेंट में ऐसा होता है कि आपको ब्रश धोना पड़ता है, पफ धोने पड़ते हैं, मॉर्निंग में जल्दी शूट आता तो आपको जल्दी उठना है, पूरी किट क्लीन करनी उनकी, क्योंकि जो मेकअप दादा जो मेन होते हैं वो कभी क्लीन नहीं करते हैं, उनके असिस्टेंट ही सब कुछ संभालते हैं। तो उनका सिर्फ काम होता है, वो आएंगे सेट पे, मेकअप करेंगे, पूरा रेडी करेंगे और वो चले जाएंगे, बाकी फिर पूरे असिस्टेंट लोग ही संभालते हैं। तो वहां से धीरे धीरे सीखते सीखते फिर एक लाइफ में एक मोड़ आया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे मेकअप लिटरली इस टाइम पे सीखने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे फिर मैंने मेकअप क्लास की है वहाँ पे, मैंने IICTN से कोर्स किया, उसमें इंटरनेशनल डिग्रीज की मैंने। उसके के बाद मैंने मास्टर किया प्रोस्थेटिक में रशियन इंस्टीट्यूट से। एंड उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, सो बेसिकली हु इज योर मेंटर? मिकी कॉन्ट्रैक्टर, नो डाउट। Okay. I love Mickey Contractor and Amit Thakur. I seriously I love him. यानी मिकी कॉन्ट्रैक्टर जी, मैंने उनको देखा है, वो ऐसे मेकअप करते हैं, ऐसे okay. हाथ से आज भी उनका नाम बहुत बड़ा नाम है उनका इंडस्ट्री में। आज अगर देखा जाए तो करीना कपूर से लेके नीता अंबानी से सब उनका मेकअप करते हैं। एंड वो बंदे सिर्फ हाथ से खेलते, सिर्फ हाथ का जादू। सो आई लव। एंड अगर आप जब भी उनका मेकअप जब देखोगे ना, स्क्रीन पे तो आपने देखा ही होगा नो डाउट, बट जब आप पर्सनली जब उनका मेकअप देखोगे ना तो आप फैन हो जाओगे बंदे के। एंड इज वेरी पोलाइट, वेरी डाउन टू अर्थ। एंड इवन अमित ठाकुर ऑल्सो, एक्चुअली वो मेरे वाया फ्रेंड है। अमित ठाकुर मेरे डायरेक्ट फ्रेंड नहीं है। मैं उनके साथ एक ही बार मैं वो दीपिका पादुकोण के साथ लिवाइस कर रहे थे, उस टाइम पे मैं उनको मिला था। एंड ही इज ऑल्सो वेरी जैम पर्सनैलिटी। एंड वो बालों के साथ तो बस ये ऐसे खेलते हैं, ऐसे लगा क्या कर रहा है ये बंदा। लेकिन जब यू लुक इन स्क्रीन ना, फाड़, एकदम फाड़ू मेकअप। ओके, या सो हु इज योर फेवरेट सेलिब्रिटी क्लाइंट? आई थिंक दीपिका मैम। ओके, जो कि सीता जी है, जिन्होंने रामायण से स्टार्ट किया था। वो ऑलवेज शी लाइक माई मदर। उन्होंने मुझे हमेशा बच्चे जैसा संभाला है, हमेशा बच्चे जैसा संभाला है। मैंने बहुत गलतियां भी की, उन्होंने मुझे हमेशा समझाया, सिखाया हर चीजों में। ओके, सो यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनवे मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस जो मूवी में काम करती है? इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। मॉडल्स रनवे की अगर आप बात करोगे, जो फैशन रैंप वॉक वगैरह जो होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत बार आपको ना हाइटेड पर्सनालिटी ही चाहिए होती है, थोड़ा वाव वाला मेकअप होता है। उसमें नेचुरल थिंग्स नहीं चलती है। अच्छा। हाँ, जैसे कि जैसा ड्रेसअप जो थीम से जो रनवे होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेकअप करना होता है। बट इट्स कम टू द मूवी। सो मूवी में ऐसा होता है कि आपको दिखना ही नहीं चाहिए आपने मेकअप किया है करके। ओके। उसमें बेस भी जो होता है वो इतनी लाइट होता है, इतनी सब कुछ चीजें एकदम अलग ही होती है। ओके। या सो आपने बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है। या एंड बहुत लोगों के साथ काम भी किया है। राइट।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल मेकअप एंड फीमेल मेकअप? By the way, I love female makeup. There are no any doubt. क्योंकि ऐसा है कि अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी अगर करनी है तो आप वो फीमेल्स पे ही कर सकते हो, ओके, मेल्स पे नहीं कर सकते हो. मेल का मेकअप सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में होता है, एंड इट्स कम्स टू देन फीमेल. तो फीमेल में ऐसा होता है कि बहुत बहुत टाइम लगता है फीमेल में, क्योंकि आपको हेयर्स करना है, मेकअप करना है, आई शेडो करना है, लाइनर करना है, आईब्रो करना है, ब्लश ऑन, इतना सो मेनी ब्ला ब्ला थिंग्स हो देयर नो. उसमें बहुत टाइम लगता है. तो आई वांट लाइक सम क्रिएटिविटी कि उसमें क्या करे. एंड फिल्म्स में भी ऐसा है कि अगर आप फीमेल का अगर मेकअप कर रहे हो तो आपका लाइनर भी नहीं दिखना चाहिए अगर कैरेक्टर की डिमांड है तो. बट अगर आपको आईज में अगर हाईलाइट अगर आईज करनी है तो आप कैसे करोगे? इट्स वेरी बिग टास्क. सो हम लोगों के लाइनर्स भी इतने इतने पतले होते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि इन्होंने लाइनर लगाया. इतना बारीकी से काम करना होता है. इट्स लाइक नो मेकअप. या एक्चुअली इट्स अ नो मेकअप लुक. ओके, बट नो मेकअप में भी बहुत मेकअप होता है. बट वो दिखा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे आप ब्राइडल्स के जो मेकअप होते हैं, ब्राइडल्स में एंड कैमरा मेकअप में बहुत फर्क है, बहुत एक्सट्रीम लेवल फर्क है. ओके, या so what is your best experience with client's signature look? I think no doubt I went to अयोध्या. जब हम लोग यहाँ पे गए थे, क्या बोलते उसे, ये था ना जब प्राण प्रतिष्ठा जब था, राइट, मंदिर प्रतिष्ठा, राम मंदिर में जब था, उस टाइम पे जब मैं गया था तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे बेस्ट मेकअप वो था उस टाइम पे. सबसे बेस्ट मेकअप. कौन थी क्लाइंट? अगेन दीपिका चिखलिया टोपी वाला. नो डाउट. You was there. Yeah, I'm also invited. I was also invited over there, no? Okay. This is the history. Right. Actually मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली में मैंने हिस्ट्री क्रिएट की है राम मंदिर जाके, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग जो आए थे, ओनली आई थिंक 5,000 या 4,000 लोग इनवाइटेड थे, एंड उसमें जाना, उसमें शामिल होना, दिस इज वेरी बिग थिंग. इतनी हाई सिक्योरिटी कॉल्स थे वहाँ पे, इतने प्रोटोकॉल्स थे, सब कुछ चीजें थी. तो आई वेंट टू देयर. सो मैंने जब मेकअप जब मैम का किया था तो सीरियसली आई फील समवेयर कि मैंने सीता जी को रेडी किया है. वो एक लुक था मैम का. एंड उसके पहले आफ्टर रामायण जब मैंने उनको सीता का जब लुक दिया था, सो आई वाज स्टार्टेड क्राइंग. बोला मैम बस प्लीज आशीर्वाद दे दो अभी. जब लिटरली जब मैंने उनको देखा था, आज भी उनके पास वो साड़ी वगैरह रखी हुई, तो मैंने उनको प्रॉपर गेटअप दिया था. सो वो दो ही लुक मुझे आज तक लगते कि मेरे बेस्ट है. नो डाउट इसके पहले भी मेरे जैसे अवार्ड शोज वगैरह जो होते हैं जी का वगैरह, उसमें भी मैंने काफी लुक दिए हैं. नो डाउट वो तो ऑब्वियसली हाई ग्लैमरस लुक वगैरह होते हैं, और हाई ग्लैमरस लुक का भी अगर बोला जाए वेरी नॉर्मल थिंग कि हाँ ठीक है, एक्टर है तो हाई नॉर्मल तो होता ही रहता है. यू नो समवेयर जब आप डेवोटीज की तरफ, जैसे भगवान की जब आते हो, और जो उन्होंने कैरेक्टर, उनको जो इज्जत मिली है, जब आप वैसे पर्सनालिटी का जब मेकअप करते हो ना, तो बहुत अलग ही वो एक्सपीरियंस होता है जो मैंने फील किया है. बाकी तो नॉर्मली काफी एक्टर्स के साथ काम किया, काफी एक्टर्स को रेडी किया, तो मुझे वो चीजें उनमें कभी नहीं लगी. वो मुझे नॉर्मली ही लगा वो सब चीजें. चलो ठीक है, एक्टर है, कर रहा है, ये तो काम ही है. जब मैं उनके साथ करता हूँ तो मुझे लिटरली ये चीज फील होती है, और मुझे कभी कभी तो रोना भी आता है उनको देख के. So you are working for like 5-6 years. Yeah, 5 to 6 years. तो ट्रेंड्स कितने चेंज हुए हैं मेकअप इंडस्ट्री में? बहुत सारे. अगर बोला जाए तो हर 5th 4th मंथ्स में, या फिर एक महीना भी बोल सकते हैं, तो हमेशा वो चेंज होते ही रहते हैं ट्रेंड्स. और बहुत ट्रेंड्स हुए, बहुत चेंजेस आया है मेकअप इंडस्ट्री में पहले से. अगर आप देखो, और मैं तो यही बोलूंगा कि जो 90s वाले जो ट्रेंड थे ना, वो भी फिर से आ रहे हैं. जैसे जो लिपस्टिक का था, जो डार्क लिपस्टिक लगा के लिप ग्लोस लगाते थे पहले, पता है? शिल्पा शेट्टी को आपने देखा होगा, ऐश्वर्या राय को देखा होगा. तो फिर बीच में वो ट्रेंड सब बंद हो गए थे. आप अगर देखोगे अभी तो फिर से वही ट्रेंड रिटर्न आ रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू, कौन से ऐसे 3 मेन प्रोडक्ट होना चाहिए मेकअप बैग में? मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, एक ब्लश ऑन, एक लिपस्टिक एंड एक मस्कारा. दैट्स इट. ओके, वो हो जाता है. क्योंकि लिप्स का क्या होता है ना, कि देखो मेकअप का मीनिंग क्या है कि ब्यूटी को एक सिर्फ 1 पॉइंट से इनहांस करना. राइट. तो अगर आप नेचुरली अगर बहुत अच्छे हो, आपका स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो यू डोंट नीड बेस.
Okay. आप सिर्फ ब्लश ऑन करो, मस्कारा मारो और बस एक अच्छा सा लिपस्टिक लगाओ. यू लुक सीरियसली लुक प्रीटी. Okay. Yeah. So you're talking about pretty or beautiful. So Yeah. what is the beauty according to you In makeup, in general? in general, Yeah. beauty is a confidence. Okay. Yeah. बेसिकली ब्यूटी किससे बोला जाता है कि एक अगर कोई लेडीज अगर आई यू नो रिप्रेजेंटेबल जिसे बोलते हैं, द वे ऑफ टॉकिंग, खुद को रिप्रेजेंट करना, Right. दैट इज अ ब्यूटी. ब्यूटी इज मेकअप ऑल्सो. एंड ब्यूटी एक जो है एक आपका ओरा भी होता है ब्यूटी, आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी होता है, आपका मेंटेनेंस भी होता है, उसमें सब कुछ चीजें इंक्लूड होती है ब्यूटी में. जो जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, True. तो दैट इज कॉल्ड वाइस की हम उसे ब्यूटी भी बोल सकते हैं. या सो मेरे इसमें तो हिसाब से यही ब्यूटी है, कॉन्फिडेंस, द वे ऑफ टॉकिंग एंड रिप्रेजेंटेशन. Okay. So you are working with so many glamorous people, Yeah. basically. So एक नॉर्मल इंसान से वो कितने अलग होते हैं? क्योंकि बहुत फैसिनेशन रहता है लोगों में कि एक्ट्रेसेस कैसे होती होगी, मतलब उनके लाइफ कैसे होता होगा, तो वो कैसे होती होगी? आई थिंक नॉर्मल पीपल से अगर देखा जाए एज कंपेयर जब हम लोग करते हैं, सो वो बहुत अच्छे होते हैं रियल लाइफ में भी. Okay. और मैंने तो बहुत बार देखा है, सॉरी टू से दिस थिंग्स, कि जो ऐसे बोलते हैं ना कि ये बहुत निगेटिव एक्टिंग कर रही है तो ये रियल में भी वैसी ही होगी, एंड जो पॉजिटिव जो किरदार करते तो वो रियल लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो गए. तो ये टोटली इसमें डिफरेंस है. मैंने बहुत बार सुना है ये चीज. हाँ. कि बहुत पॉडकास्ट में भी मैंने सुना कि जो नेगेटिव रोल में आते हैं ना, दे आर एक्चुअली गुड ह्यूमन बीइंग. वेरी Yes. गुड, वेरी गुड. एंड जो बहुत पॉजिटिव किरदार करते हैं वो बहुत, अब सबके लिए तो नहीं है ये चीजें, लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं बहुत टैंट्रम्स ये करना, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि टैंट्रम शो करना भी चाहिए. अगर आप टैंट्रम नहीं, स्टारडम नहीं, अगर आप टैंट्रम नहीं दिखाओगे ना तो आपको जो लोग है ना ये ऐसे समझेंगे अरे ये तो कुछ नहीं है इतना होने के बाद भी. क्योंकि मैंने जैसे कि अपनी जब बात हुई थी कि बहुत अच्छा नेचर होना चाहिए, बहुत इजी गोइंग होनी चाहिए, जब ये चीजें होती है ना, अगर आप सेट पे भी कहीं पे भी जो एकदम इजी गोइंग रहोगे ना, तो आपके साथ ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी आपको. ओह, या अच्छा. अगर आप कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड लोगे, खुद की चीजें अगर प्रॉपर बताओगे, प्रॉपर रहोगे, तो आपको इज्जत मिलेगी. इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है. अगर आप इजी गोइंग हो ना तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा. और जो होता है ना कि जिसको ना बोलने का होता है कि कोई लोग ना नहीं बोल पाते जल्दी से मुंह पे, तो हमेशा वही लोग फंसते हैं. तो सभी जगह पे ये ऐसा ही है. सभी जगह पे यही है. हाँ. और लीड्स का, एक्टर्स का भी सेम चीजें यही होता है. वो ऑलरेडी इतने प्रेशर होते हैं, प्रेशराइज इतने होते हैं, फैमिली बोलो या फिर काम का बोलो, काम मिलना नहीं मिलना, काम मिला है तो काम से कैसे आगे बढ़ना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, इतना सारा उनके माइंड में सब चीजें रहता है. लेकिन फिर भी अगर वो कैमरे पे आए तो वो अपनी चीजें शो नहीं कर सकते. ट्रू. मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. जब हम लोग बारूद के शूटिंग के लिए हम लोग यहाँ गए थे, पाडर, जो कि अपने इंडिया का सबसे लास्ट कॉर्नर जहाँ से एलओसी स्टार्ट होता है, ये अपना लेह लद्दाख स्टार्ट होता है. सो आपने सुना होगा अमृता प्रकाश के बारे में, जो नीक पे जो इंटरव्यू लेती थी, एंड जो नहीं विवाह पिक्चर में जो अमृता राव की जो छोटी बहन बनी है, ओके, यस, शी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन. उनके साथ मैं काम कर रहा था. यू कांट बिलीव दिस थिंग. उनकी दादी का ना, उनकी दादी को हार्ट अटैक आया और हम लोग इतने दूर शूटिंग के लिए थे कि वहां से एयरपोर्ट का रास्ता ही 12 घंटे का था. एंड उनको जब हम लोग सेट के लिए निकले, होटल में थे हम लोग साथ में, हम लोग सेट पे जब निकले तो रास्ते में उनको फोन आया एंड शी वाज स्टार्टेड क्राइंग, बैडली क्राइंग, क्योंकि वो अपने दादी के साथ इतनी कनेक्टेड थी, वो बंदी इतनी कनेक्टेड थी. तो प्रोड्यूसर में पूरा हल्ला मच गया कि इनके दादी का हार्ट अटैक आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो क्या करे क्या करे. तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज शॉट मत लो, आप चले जाओ, हम आपका टिकट करा के देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम शूट कर लेंगे. तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, मेरा बस 2-3 घंटे का काम बाकी, तो मैं काम करके ही जाऊंगी, मैं दोबारा नहीं आऊंगी. एंड यू कांट बिलीव, उसके बाद उनका ना इमोशनल वाला सीन था जिसमें उनके छोटे बहन को समझाते हैं, उनको इमोशनली समझाना है बट उनको रोना नहीं है. एंड ऑलरेडी लाइफ में वो सब चीजें चल रही है. Yes. दादी की माइंड में वो चल रहा है. तो जब वो एक्टिंग की ना, सेट पे कोई भी एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिन्होंने उनके लिए क्लैप नहीं किया है. एंड उसके बाद उन्होंने इतना भर भर के रोया, इतना भर भर के रोया. तो चीजें मैंने सामने से वो देखी. तो वो होते हैं एक्टर्स. अगर आप
अगर आप नॉर्मल फील्ड में अगर देखोगे ना, जैसे कॉर्पोरेट फील्ड हो गया या फिर कोई भी जो बिजनेस लाइन हो गई, नॉर्मल कुछ भी चीजें हो गई, तो अगर ऐसी कुछ चीजें होती है ना तो आप काम छोड़ के जा सकते हो, परमिशन मिल जाती है, भले ही कितना वर्क क्यों ना हो, बट थोड़ी देर के लिए आप जा सकते हो। बट व्हेन इट्स कम टू फिल्म इंडस्ट्री तो ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ होता है, लाखों का जब डेली पैसा लगा हुआ होता है ना, तो आप सेट छोड़ के नहीं जा सकते हो। चाहे आपके घर में कोई भी मर गया हो, कोई भी कुछ भी चीजें हो गई हो, तो आप नहीं जा सकते। एक बार का बैक, जो हम जैसे हम लोग बैक टीम में जब काम करते हैं तो एक बार का हम लोग जा सकते हैं, लेकिन एक्टर नहीं जा सकते, क्योंकि एक्टर को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता स्टोरी से। मतलब हमको जितना लगता है कि बहुत इजी काम है, नहीं, कि बस तैयार होके रेडी होके बस दे आर गुड टू गो, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो हमको पता नहीं होता है, बट दे फेस्ड अ लॉट, वेरी वेरी मच। मैं उसी में वही तो बोल रहा हूँ ना, इतना प्रेशराइज, काम का प्रेशर, सब कुछ चीजें, बट जब वो कैमरे पे आएंगे ना तब बोलोगे यार ये कितनी क्यूट है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। बट बैक ऑफ द माइंड जब आप जाओगे ना, बहुत चीजें चलते रहती। जैसे पॉडकास्ट सुना था, अर्चना पूरम सिंह, आप जानते होंगे, कपिल शर्मा में जो आता है, सभी जानते हैं। हाँ, उन्होंने एक चीज बोली थी, उनकी जो सास थी ना, वो भी उनके बहुत क्लोज थी, उनकी डेथ हो गई और वो लोग कपिल वाला ही शो कर रहे थे। सो उन्होंने लिटरली बोला, मुझे उस दिन इतना रोना आया था मुझे उनका इंटरव्यू देख के। तो उन्होंने बोला कि मुझे कॉल आया, बोले, और कॉल आने के बाद बोले कि डेथ हो गई तो आपको आना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में वही चला। जब उन्होंने प्रोड्यूसर के साथ बात की, प्रोड्यूसर के साथ जब बात उनकी हुई, तो उन्होंने बोला कि बस आपके थोड़े से शॉर्ट से मैं आपके फटाफट क्लोजअप आउट निकाल के मैं आपको छुट्टी दे देता हूँ। तो यू कैन बिलीव, उनको हंसना था शॉर्ट्स में। एंड जब वो कैमरे पे जब वो देख रहे थे, वो एकदम ब्लैंक थे, एकदम ब्लैंक। और जैसे उन्होंने बोला लाइट कैमरा एक्शन, तो लिटरली शी स्टार्टेड लाफ, जैसे कि वो उनका जो है कपिल शर्मा शो में करती है। तो लिटरली वो हंसने लगे। एंड हंसने के बाद जब कट हुआ, जब उनको जाने के लिए मिला, तो उन्होंने सोचा कि सीरियसली कुछ ऐसा भी भगवान ने काम दिया है कि इधर ऐसी चीजें हो रही और मैं हंस के काम कर रही हूँ। सो आप इससे अंदाजा लगाओ कि एक्टर्स एंड नॉर्मल लोगों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में एज एन एक्टर, सो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। सब चीजों को अवॉइड करना, सब चीजों से परे रहना। एंड मुझे लगता है नॉट एन एक्टर और एक्ट्रेसेस, बट इन रियल लाइफ अगर आप कोई भी फील्ड में है, मैंने रॉकेट सिंह करके एक मूवी देखी थी रणवीर कपूर की, तो वहां पे उनको किसी, मतलब मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, वो एक्टर, उन्होंने कहा था कि जिस दिन आपके काम के जो टेबल रहता है वो बेड बन जाएगा ना, उस दिन आप सोचना सक्सेसफुल हो गया लाइफ में। राइट, आई एग्री। यस। सो आपने औरी के साथ काम किया है। Yes. और ये वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन है, हु इज औरी, कहाँ से आया अचानक से और आपने काम किया उसके साथ। तो हु इज ही एग्जैक्टली? अगर औरी के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो औरी का ऐसा है कि वो ऑलरेडी सोबो पीपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। साउथ बॉम्बे का है, ऑलरेडी उसका पापा का बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। तो वो ऑलरेडी सारा, जानवी, क्या वो सबके साथ स्पॉट होता है ये? हाँ। सो वो ऑलरेडी उनका फ्रेंड सर्कल, उनकी पढ़ाई हो चुकी है बाहर, तो इसीलिए उसका वो सर्कल भी वैसा ही है। तो इसलिए उसका मेन यही है कि सिर्फ पार्टी करो और सिर्फ दिखावा करो। और उसको सेलिब्रिटी एक बनना था, उसको नेम फेम में आना था, तो कुछ क्रिएट, कुछ न्यू करना है, मोबाइल्स के कवर उसको दिखाना है, कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है। तो इसलिए बस वो वही करता है। और उसका प्रॉपर काम तो अगर बोला जाता है, जैसे इंडस्ट्री में एक रूमर्स भी है, तो रूमर्स करके ही बोलूंगा, ही इज लाइक अ ब्रोकर। व्हिच काइंड ऑफ ब्रोकर ही इज? सो अगर ब्रोकर का अगर मैं बोलूं तो सॉरी और अगर तुम्हें देख रहे हो तो और ये हमको अगर देख रहे हो, प्लीज कांटेक्ट अस एंड प्लीज लाइक आवर चैनल। मैंने जो उनके बारे में जो रूमर्स सुनी है, क्योंकि जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो सीरियसली उसके 4-5 मैनेजर उसके साथ आना, उसका दिखावा दिखाना कि या आई एम द, लाइक यू नो, आई एम द समथिंग, जो इसको होता है ना कि मैं कुछ दिखाऊं, मैं तो कुछ हूँ। तो वैसा उसने दिखावा करके किया था। और जो रूमर्स थी कि ये ब्रोकर जो है, तो ये लड़कियां सप्लाई करता है बाहर। ओह, इज इट? या, ओह माय गॉड। कि जैसे बोलते हैं कि मॉरिशस में लड़कियां कम है, अगर देखा जाए तो। सो वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को पास करना, वहाँ पे 1 नाइट स्टैंड, 2 नाइट स्टैंड। सो ये उसका बेसिकली यही काम है। या सो
आपने बहुत लोगों के साथ काम किया, यू आर इनटू ग्लैम इंडस्ट्री, उसके जो डार्क एक चीज है जो बहुत लोग सोचते कि होता है, तो रियली वो होता है, क्योंकि सिर्फ हम सोच सकते कि होता है, नहीं होता है। आपने अभी जो बताया, तो मतलब ये इंडस्ट्री में इतना डार्कनेस है। या ऑब्वियसली है। एक ही मैं बात बोलूंगा आपको, जो लड़की रूम के अंदर हीरोइन है वो ही फिल्म पे हीरोइन है। अगर उसका परफॉर्मेंस बेडरूम में अच्छा है तो वो पर्दे पे भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा, इन शॉर्ट। ओके, या सो नेपोटिज्म के बारे में क्या लगता है आपको, कि है इंडस्ट्री में या फिर सिर्फ होक्स है? नो, नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म एक है, तो नेपोटिज्म के बारे में मैं दो राय मैं दूंगा मेरे साइड से। जैसे अगर आपके डैडी का अगर बिजनेस है, बिल्कुल राइट, तो अगर आपके डैडी का अगर आप बिजनेस संभाल रहे हो, दिस इज नॉट नेपोटिज्म। आप अगर कुछ चीजें कर रहे हो तो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वैसा ही है ना, कि अगर उनके माँ बाप ने, दादा ने अगर वो इज्जत कमाई है, उन्होंने वो काम किया है, उन्होंने जो सबके लिए एक ओपन किया है काम करने का एक जो सोर्स है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है, तो इनडायरेक्टली वे में वो बाहर अब्रॉड में स्टडी करने के बाद तो वो वही होता ना, तो उनके लिए चीजें इजी रहती है। बिल्कुल। बट इजी कैसे रहती है? इजी सिर्फ कॉन्टैक्ट से इजी होती है, बट रियल लाइफ में भी उनको वही स्ट्रगल करना होता है ना, एक्टिंग का। ओके। बट इसमें एक चीज गलत है जो मैं सबको बोलूंगा, कि कॉन्टैक्ट जो चीज होती है, जैसे अगर आप अनन्या पांडे को पकड़ लो या फिर जानवी को पकड़ लो, तो इन लोगों को चांस जल्दी मिलता है। बट उसके जैसी कितनी सारी मॉडल्स मुंबई में पड़ी है, आप बोलोगे कि बाप रे, ये सीरियसली ये वोक की मॉडल होगी। बहुत सारे जो ब्रांड्स ऑलरेडी जो टॉप इंटरनेशनल पे जो चल रहे हैं, तो आप उनको देख के बोलोगे कि वो उसकी मॉडल है, और उनके पास काम नहीं है बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये नेपोटिज्म खत्म होना चाहिए। टैलेंट की कदर होनी चाहिए, जो कि टैलेंट की कदर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की कदर है, कि चल ठीक है ये मेरे कॉन्टैक्ट के, चलो इसको काम दे दो, ये कर दो, वो कर दो, यही चीज है। और मेन बात है ना, क्या होता है ना, कि ऑलरेडी ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे घराने से बिलोंग करते हो, आपकी परवरिश ही अगर ग्लैमर इंडस्ट्री में हुई है ना, सो क्या होता है ना, कि लड़की उस हिसाब से ही ग्रोन अप होती है। they know how to face camera. They know no how... no not for face. Okay. लिविंग स्टैंडर्ड, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। अगर एक ऑर्डिनरी लड़की, अगर इनकेस अगर मैं आपका अगर एक बोलूं, अगर आप अगर इंडस्ट्री में आओगे, तो आपको ये सीखने तक ही 2 साल लग जाएंगे, उसके बाद 1 साल सिर्फ कांटेक्ट जुड़ाने के लिए लग जाएंगे। बिल्कुल राइट। बट ये चीजें उनके लिए इजी हो जाती है, क्योंकि बचपन से वो चीजें देखते आ रहे हैं, उनको पता है कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, क्योंकि वो काम देखा हुआ है ना। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि नेपोटिज्म सीरियसली खत्म होना चाहिए। भले ही आपका ये हो, बट टैलेंट की प्लीज आप कदर करिए, क्योंकि बहुत लोग डेली मुंबई में 1000 लोग आते हैं, 1000 से 10,000 लोग आते हैं, उसमें से 5-6 हजार तो भाग जाते हैं मुंबई देख के, बचते उसमें से जो 2-3 हजार जो लोग बचते हैं, उसमें उनका किसी का ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं होता है। उसमें से 5 या 6 लोग ही होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, और बाकी के लोग नशे की लत में लग जाते हैं, लड़कीबाजी की लत में लग जाते हैं, शुगर डैडी, शुगर मम्मा, ये चीजें बॉम्बे में बहुत चलती है अगर तो देखा जाए तो। नशे के बारे में अभी आपने जो बोला, हाँ, ड्रग्स का कितना इन्फ्लुएंस है? बहुत। ड्रग्स सभी जगह पे है, सभी जगह पे है, सब लोग करते हैं ड्रग्स। Okay, it's very simple and normal in glam industry. It's very normal, but it's depend to person. अगर जिसको तबाह होना ही है तो ये रास्ता ये चूज करेगा ही करेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो उस वजह से लोग ना गलत लाइन पकड़ते हैं। डिप्रेशन के बारे में मुझे एक ये आया भी दिमाग में, कि लोगों को लगता है कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी चीज होती नहीं है, ये सिर्फ जिनको काम नहीं रहता, जिनके पास काम नहीं होता, या फिर जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनको डिप्रेशन होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? नो, दिस इज रॉन्ग। ओके। डिप्रेशन एंजाइटी सबके पास ही होती है, देखा जाए तो। क्योंकि देखो, डिप्रेशन का अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास काम नहीं है फिर तो आपके पास डिप्रेशन तो रहेगा ही ना। yes. अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो भी डिप्रेशन है। आगे की चीज कैसे चला है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपके पास लोग नहीं है, आपके पास शेयर करने वाला कोई नहीं है, तो भी डिप्रेशन रहेगा। तो डिप्रेशन, मैं तो यही बोलता हूँ, डिप्रेशन ऐसा कुछ है नहीं कि गरीब के पास डिप्रेशन नहीं है, उन लोगों के पास डिप्रेशन नहीं है। टोटली रॉन्ग थिंग है। सबके पास डिप्रेशन एंजाइटी सबके पास होती है। दिस डिपेंड अपॉन सिचुएशन, उसके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। ओके। आज अगर पैसा भी है तो भी डिप्रेशन है, पैसा नहीं भी है तो भी डिप्रेशन है। ओके। या सो आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि
यू सॉ फेलियर्स मल्टीपल टाइम एंड मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किया है बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ भी, उन्होंने भी बोला है कि यू हैव टू फेल फॉर 10 टाइम्स एटलीस्ट, उसके बाद आपको सक्सेस मिलता है अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। राइट। तो फेलियर्स में कैसा लगा, मतलब क्या एक्सपीरियंस किया आपने? माय गॉड, मैं मेरा अगर फेल्योर अगर आपको शेयर करूंगा ना, प्लीज, तो सीरियसली आप बिलीव ही नहीं होगा। एक हस्ती थी मेरे लाइफ में, मैं उनका नाम, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट एक टाइम पीरियड था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पापा का भी थोड़ा फाइनेंशियल डाउन चल रहा था, तो पापा भी मुझे पैसे वहां से नहीं भेज पा रहे थे, मेरा काम भी नहीं चल रहा था। यू कांट बिलीव रुचि, मुझे एक जन ने सजेशन पता है क्या दिया कि आप बैक रोड साइड पे रेडी होके खड़े हो जाओ, कोई भी गाड़ी आएगी कोई भी कुछ आएगा तो आप उसमें बैठो, रात भर आप मजे करके और पैसे लेके आओ, उससे आपका घर चल जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? ये ऐसा किसी ने आपको सजेशन दिया था दिया ड्यूरिंग योर फेलियर्स? या, एंड वो मेरे बहुत करीब थे, करीब वाले लोगों ने भी मुझे ये सजेशंस दिए वहाँ पे। सो उस टाइम पे ऐसा लगा कि सच में अगर ऐसा है तो ये काम है, क्या मैं सही वे में हूँ या सही वे में नहीं हूँ, या फिर मुझे सही लोग नहीं मिले लाइफ में। तो हमेशा यही चीज़ें, बहुत चीज़ों से मैंने ना कंटिन्यू यही दिमाग में चलती थी कि मैं सच में सही काम कर रहा हूँ क्या, ये करो क्या। ऑलरेडी अगर मैं नागपुर में देखा जाऊँ तो एक राजा वाली लाइफ है, पापा ने सब सेट करके रखा है, सब कुछ चीज़ें, लेकिन मुझे मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना है, बहुत क्रिएटिव करना है, क्योंकि मेरे एम्स गोल्स जो भी है मुझे बहुत आगे जाना है। बट उसके बाद जब ऐसी फेल्यूर्स वाली जब चीजें आती है ना, तो बहुत हर्ट होता है समवेयर, कि जब कोई ऐसा कोई बोल के जाए कि आप रास्ते पे खड़े हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिसके साथ अगर फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहे हो और आपको वो चीजें बोल रहे हो, इनकेस अगर सोचो कि इस टाइप पे अगर मैं सोच रहा था कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मैं कर लेना चाहिए, सो मैं खुद को क्या मुंह दिखाता। सो बेसिकली प्लीज, मैं अगर जो भी हमको सुन रहे हैं तो ऐसा एडवाइस आप दीजिए ही मत, कोई भी एडवाइस मत दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो प्लीज इस तरह का सजेशन किसी को भी मत दीजिए। सो अभी हमने बहुत सारी डार्क मतलब इंडस्ट्री के जो डार्क थिंग्स है, जो चीजें हैं उसके बारे में बात किया। नाउ वी आर टॉकिंग इनटू लाइट राइट नाउ। सो अकॉर्डिंग टू मी यू आर सक्सेसफुल इनफ, यू आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे। सो आगे का क्या प्लान है? मेरा आगे का यही प्लान है कि मुझे और अच्छे से काम करना है, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करना है, और मुझे लिटरली, और उसके बाद मुझे बस अब्रॉड सेटलमेंट चाहिए, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं होना। और मुझे एक सुकून वाली लाइफ चाहिए जो कि इंडस्ट्री में नहीं है गाइस। इंडस्ट्री वाली सुकून वाली जो लाइफ है ना, वो नहीं है। कभी कभी लिटरली ऐसा लगता है कि मम्मी पापा वाली जो छोटी सी एक लाइफ है, डेली काम पे जाओ, सब मिस करते हैं, बहुत मिस करता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 साल दिवाली घर पे नहीं मनाया था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत शूट्स चल रहे थे। मेरा इतना मन था यहाँ पे आने का, मैं दिवाली करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया, काम में ही फंसे हुए थे। तो कभी कभी वो चीज़ों का बहुत रिग्रेट होता है। तो ऐसा लगता है कि एक मुकाम हासिल करो, एक अपना छोटा सैलून डालो, या फिर एक छोटी सी लाइफ जियो आगे की। ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा मेरा ड्रीम नहीं लगता है कभी। फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लोगों को देख के, एक्चुअली मैंने यही बोला ना, लाइमलाइट जो होती है ना, लाइमलाइट का इंसान नॉर्मल लाइफ में जी भी नहीं सकता है। बस उसके अरमान होते हैं कि उसको जीना है, बट वो नहीं जी सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लैमर इंडस्ट्री जो है इतनी फेक है ग्लैमर इंडस्ट्री। आप अगर ब्रांड कपड़े नहीं पहनोगे, तो ब्रांड का फोबिया होता है सब एक्टर्स को, उन्हें नहीं पहना, अरे ये कैसा लग रहा है, अरे ये तो महंगा नहीं है, ये तो नहीं, लोग जज करेंगे, ये करेंगे। ऑलवेज आपको मेकअप पुट करना है, आपको मेकअप करके ही जाना है, प्रेजेंटेबल रहना है, सब कुछ ही करना है। तो इतनी सारी चीजें चलती रहती है ना फेक वर्ल्ड में, कि इंसान कहीं का ही नहीं रहता उस टाइम पे। ओके, या अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते आप? सो मे बी एक्टर्स नहीं होते, क्योंकि ये साइकिल है। ट्रू। अगर एक्टर है, अगर एक्टर बना है, तो उसके पीछे 100 लोगों का हाथ होता है। बिल्कुल। हेयर्स हो गया, ड्रेस हो गया, मेकअप हो गया, लाइट हो गया, कैमरा हो गया, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं रही ना, तो शूट प्रॉपर नहीं हो सकता है, तो वो एक्टर ही नहीं ना फिर। सो राइट नाउ आई एम आस्किंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो बॉलीवुड कैसे दिखता? क्योंकि बहुत क्योंकि मेकअप से ही ब्यूटी एनहांस होते हैं। या दिस इज ट्रू। ठीक है, तो कैसे दिखती है एक्ट्रेसेस विद और विदाउट मेकअप? विदाउट मेकअप अगर देखा जाए उनको, तो डार्क सर्कल्स,
बहुत चीजें होती है उन लोगों की, डार्क सर्कल्स दिखना, प्रॉपर चीन कभी कभी नहीं होता है, कोई कोई प्लास्टिक सर्जरी करता है, कोई नहीं करता है, तो फीलर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जिनके पास पैसा हो तो फीलर्स करके राइट हो जाएगा, खुद को अच्छे से करेक्शन कर लेगा। जिसके पास पैसा नहीं हो क्या करेगा? इसलिए मैंने आपको बोला नेपोटिज्म का। मैं फिर से नेपोटिज्म पे आता हूँ। नेपोटिज्म का मैंने यही बोला ना कि जो भी एक्टर्स होते हैं ना, वो इतना वेल मेंटेन होते हैं, वो इतने पहले से सर्जरी वर्जरी खुद को इतना वेल मेंटेन कर लेते हैं ना कि उनको ये चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी की बात ऐसी है कि प्लास्टिक सर्जरी से हर कोई आज के डेट में इस जनरेशन के जो एक्ट्रेसेस है सब एक जैसे दिखती है। सेम नोज, सेम चिन, सेम आईज, सेम एवरीथिंग इज सेम। या तो उसमें एक्सप्रेशंस में चेंजेस आते हैं या नहीं? आते हैं। अगर आप यहाँ से अगर ऐसा स्किन टाइट करोगे सो तो एकदम सटल बॉडी हो जाएगी ना, सटल फेस हो जाएगा ना, ज्यादा मूवमेंट नहीं, फ्रीज हो जाता है और सटल हो जाता है। जैसे आप अभी हो, आपने कुछ भी नहीं किया, राइट? क्योंकि मैंने भी आपके बारे में थोड़ा जानकारी ली है। सो आपने ऐसा कुछ किया नहीं, तो आप पता है प्रॉपर एक्सप्रेशन दे पा रहे हो, थोड़े बॉडी पे पूरा फेस पे वो रिएक्शंस हो रहे हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो चीजें नहीं प्रॉपर हो पाती है, उसमें बहुत सटल लुक आता है कैमरे पे। ब्यूटी इंडस्ट्री या फिर इन जनरल एक लड़के का लाइफ और एक लड़की के लाइफ में क्या डिफरेंसेस है? काम कितने इजीली मिलता है? एक्चुअली ये चीजें मैं बोलना चाहूंगा, एक लड़का इज इक्वल टू 100 गर्ल्स। इतना ज्यादा स्ट्रगल है बॉयज का। लड़की को बहुत इजीली काम मिल जाता है, थोड़ा इतरा दिया, थोड़ा सा ये हो गया, और लौंडो लोगों को यही चाहिए कि कोई अच्छी लड़की रहे, शॉर्ट ड्रेस पे आए, थोड़ी मटका आए, थोड़ा ये करे वो करे, तो इजी गो होता है लड़की के लिए। बट अगर ये व्हेन इट कम्स टू बॉय तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चीजें, क्योंकि वो कहाँ जाएगा इतरा के। तो इसलिए मैं तो यही हमेशा बोलता हूँ, और मैंने ये चीजें नोटिस भी की है, मैंने देखी भी खुद की आंखों से, तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंशियल में बोल सकता हूँ कि 1 boy is equal to 100 girls for the struggle. कास्टिंग काउच होता है? यस। लड़कों के साथ भी? लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, बट इट्स डिपेंड अपॉन यू। क्योंकि कोई भी आके आपके सामने सिर्फ ऑफर रख सकता है, आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आपको करना है नहीं करना है। तो ये सब चीजें आपके हाथ में होती है। ये चीज राखी सावंत ने एक बार बोली थी कि आपको काम चाहिए इसलिए आप कर रही हो, इसमें किसी का मतलब गलती नहीं है ना। राइट। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपका चॉइस है। आपके सामने प्रपोजल्स आएंगे कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है कि क्या करना है। अगर आपको नहीं करना है, आप डायरेक्टली यू सेड नो, तो आपको कोई बॉदर नहीं करेगा सब चीजों। काम भी तो नहीं मिलता है ना, तो इसलिए तो लड़कियां फंसती है ना। ओके, सो फंसना नहीं है, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड प्लीज ये सब चीजों में मत पड़ो तो ही अच्छा है, आई गेस। राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, ब्यूटी इंडस्ट्री या ग्लैमरस इंडस्ट्री में लुक मैटर करता है या फिर टैलेंट? लुक, सिर्फ लुक। टैलेंट तो करा लेंगे, टेक कर करके डायलॉग्स बोल देंगे, लेकिन अगर लुक ही नहीं होगा तो कहाँ बिकेगी पिक्चर। और मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि जो बेडरूम में जो हीरोइन है वो तो पर्दे पे हीरोइन ही है। सारा अली खान बहुत अपने आप को मॉडेस्ट दिखाती है कि मैं बहुत सिंपल हूँ, बहुत नॉर्मल हूँ, सब नॉर्मल लोगों के जैसे रहती हूँ। इज इट ट्रू? या somewhere is true but somewhere is fake. for PR. जैसे मलाइका अरोरा का अगर मैं बोलूं, आपने देखा होगा कि वो फिलहाल काम ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, रियलिटी शोज वगैरह कर रही है, बट मैं पर्सनली उनके साथ मिला हूँ, उनके टीम के जो मैनेजर्स वगैरह जो सब कुछ चीज है, यू कांट बिलीव 365 डेज में से वो बंदी 320 डेज वर्क करती है। 320 डेज वर्क करती है। वो इतने इवेंट्स करती है, खुद को लेके वो इतना सब कुछ है, योगा वगैरह सब कुछ, एंड वो लिटरली 10 से 15 लाख सिर्फ महीने में PR में डालती है। जो बैंड्रा में आप देखते हो ना लोग कि कैच करते हो, हाँ वो जीन से निकल रही है, वो योगा से निकल रही है, जो पापाराजी जो सो स्टूपिड कॉल पैप्स, सो वो सब चीजें PR की ही है। तो उसकी वजह से उनकी दुकानदारी अभी फिलहाल चल रही है। तो मतलब पैप्स लगा दो और आप मतलब फेम में आ जाओगे, जैसे ऑरी ने किया है। या आप भी वैसे कर सकते हो। आप खर्चा करो, आपको PR मिल जाएगा, आप ऐसे ही फेमस सेलिब्रिटीज हो जाओगे। आज की इंडस्ट्री में फेमस होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई PR टीम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, तो मैं भी ये करना चाहूंगी। कॉन्टेक्ट टू रुचि। ओके,
So right now we are dive into rapid fire questions with Ashish. Yeah. Okay, so bold lip or smoky eye? Bold lip. Matte or dewy finish? Matte. Okay, lashes, natural or full glam? Natural. Go to highlighter shade? Baby witch. Okay, one product you can't live without? Lip gloss. You. Yeah, I love it. Okay, setting spray, must have or overrated? Must have. Favorite red carpet look you have done? The Hina Khan look. Hina Khan? Yeah. Okay. Coffee or cocktails? Coffee. Okay, most used emoji in your phone? Emotions वाला. Sorry? उसको क्या बोलते हैं इमोशनल वाला जो होता है सर? Emotional wala. Okay. Favorite city for beauty inspo? चंडीगढ़. Okay. Dream collab brand? What? Dream collab brand? Bobby Brown. Oh. Yeah, my favorite brand. What's always in your bag besides makeup? Charger. Okay. Yeah. Favorite fashion era according to you? Madhuri Dixit. Okay. You are a Netflix person or party person? Party. Most iconic beauty moment in pop culture and history? Sridevi. Oh. Yeah. Okay. So this is it for today's episode. And thank you Ashish. Thank you for coming to our channel. And आपने बहुत सारा शेयर किया, बहुत चीजें ऐसी जो लोगों को मे बी पता है और पता नहीं है. And thank you for watching us. And please subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much. Please guys follow and subscribe.